Hello everyone, welcome on this YouTube channel. I am Usha Yadav. In this video lesson, we will discuss some more practice question that will going to help us if we are preparing for any competitive exam. So let's begin with our first question. फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रोन इन द बायोरिएक्टर। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज कि हम बायोरिएक्टर्स को यूज करके ह्यूज क्वांटिटी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो आज का सेशन है ये मेनली बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि आज के सेशन के अंदर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी और उसकी जो एप्लीकेशन है उनसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सो बायोरिएक्टर्स की बात आ रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए कौन से बायोरिएक्टर को यूज किया जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम और एगिएटेड ग्रोथ सिस्टम, सॉरी नॉट एगिएटेड, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, इन दोनों को ही हम लोग यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। ठीक है, जिन क्वेश्चन के अंदर एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उसमें हम एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगे, बट हम जैसे मैंने कहा था कि हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। पहले हम बहुत सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे और हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग अगेन एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हम किसी डिजायर्ड जीन का क्लोन बनाते हैं, विच इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी। यानी कि अगर हमें जीन क्लोनिंग करना है और हम लोग उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करके जीन का क्लोनिंग करा रहे हैं, तो जीन टैक्सी हम किस ऑर्गेनिज्म को, सॉरी किस जीन टैक्सी हम किसे कहते हैं? क्या हम वैक्सीन को कहते हैं, प्लाज्मिड को कहते हैं, बैक्टीरियम को कहते हैं, प्रोटोजोन्स को कहते हैं? तो देखिए, जब भी हम जीन क्लोनिंग की बात कर रहे हैं या मोस्टली जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जब भी हम पढ़ेंगे, हमारे एक चीज से हमेशा इंट्रैक्शन होने वाला है, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। किस में मिलेगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, और मेनली ये हमारा प्रोकैरियोट्स का फीचर्स होता है। किसका? प्रोकैरियोट्स का। यानी कि ये मेनली बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, बट एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास। प्लाज्मिड का एक एक्सेप्शन है ईस्ट। ईस्ट के अंदर भी हमें प्लाज्मिड देखने को मिलता है, और ईस्ट हमारा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो मेनली प्लाज्मिड फीचर होता है प्रोकैरियोट का, बट ईस्ट हमारा एक एक्सेप्शन है, उसमें भी प्लाज्मिड देखने को मिलता है। प्लाज्मिड को जीन टैक्सी की तरह यूज किया जाता है। और क्या फीचर है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मिड का कौन सा फीचर है जो उसे जीन टैक्सी कहें, या इसी को हम कहें कि कैरियर है, या इसी को कहें ये व्हीकल की तरह काम करता है जो डिजायर्ड जीन सेगमेंट को लेके जाएगा, कौन सा ऐसा फीचर है जो प्लाज्मिड को यूज करने के लिए उसको प्रमोट करता है? दैट इज प्रेजेंस ऑफ ओराई। ओराई क्या है भैया? ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके पास अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। अपना बिना बैक्टीरिया के जीनोम को इफेक्ट करे, बिना बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इफेक्ट करे, अपना खुद का रेप्लिकेशन कंडक्ट करा सकता है, क्योंकि इसके पास अपना ओराई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। दैट्स वाई प्लाज्मिड को यूज किया जाता है जीन टैक्सी की तरह, एक जीन कैरियर की तरह। क्योंकि जब हम जीन क्लोनिंग करा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो व्हीकल है ना केवल उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करे, बल्कि वो उसको रेप्लिकेट भी कर सके अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन, कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को हम लोग किस में यूज करते हैं, मेनली इसका पर्पस क्या है? वो तो बहुत सारे पर्पस होते हैं, लेकिन मेनली किस चीज के प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा? नाम से पता चल रहा है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर हाइब्रिड बन रहा है। अब हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड दो चीजों का मिक्सचर होता है जिसमें दोनों ही के फीचर मिलेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड अगर हमें बनाना है, क्या हम तब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। फॉर सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल इन बल्क, सॉरी
ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सिलेक्ट करिए, करेक्ट होगा। तो देखिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जब भी आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मेनली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए किया जाता है। एंटीबॉडीज क्या होती है, हमारी जो बी सेल्स है जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडीज के अलावा इसमें कुछ मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन होगा, यानी कि हमारा जो प्लाज्मा सेल है और मेमोरी सेल है, दो तरीके की सेल बनेगी। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। तो जब हमें लैब के अंदर एक ही तरीके की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी होती है, देखो नाम से पता चल रहा है मोनो, यानी कि एक ही मतलब एक ही टाइप की एंटीबॉडी अगर हमें प्रोड्यूस करनी है जो किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करेगी, तो हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। और इसके लिए हम दो तरीके की सेल यूज करते हैं। एक हमारे पास कैंसरस सेल है, जो हमारी कल्चरिंग जो हम कर रहे हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में, जो हमें एंटीबॉडीज बनानी है, वो सेल के डिवीजन को रेगुलेट करेगा। एक तरीके की स्पेसिफिक मॉडिफाइड कैंसरस सेल्स होती है जिनको माइलोमा सेल्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास वो पर्टिकुलर सेल्स होंगी जिनसे हमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, जो स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी हमारी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मेनली यूज किया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज cDNA। अब ये cDNA क्या है, क्या ये सर्कुलर डीएनए है, क्या हम क्लोन डीएनए को cDNA कहते हैं, या डीएनए प्रोड्यूस फ्रॉम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, या साइटोप्लाज्मिक डीएनए। तो cDNA एक्सटेंशन फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का। किसका, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। आप इस प्रैक्टिस सेशन को जब करें तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें, पहले आप क्वेश्चन का खुद आंसर दें, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखें, ठीक है। तो cDNA है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना कैसे, देखो हमने सेंट्रल डोगमा पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है ना। जब हमें डीएनए से डीएनए बनाना होता है तो उस टाइम पे, एक सेकेंड, यस, जब डीएनए से डीएनए बनाना है तो उसके लिए रेप्लिकेशन जैसी प्रोसेस होती है। जब डीएनए से आरएनए बनाना है तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वहीं जब आरएनए से प्रोटीन बनाना होता है तो हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। लेकिन वो एक और फिनोमिना हमारे पास होता है जिसमें हम कहते हैं कि हम आरएनए को यूज करके डीएनए बना सकते हैं। इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वापस से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है लेकिन टेम्पलेट आरएनए है और डीएनए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जब बनता है तो इसमें हमारा आरएनए से डीएनए बनता है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसका फायदा क्या है, उसको हमने डीएनए को हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्यों बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि आपको पता है आरएनए में जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है दैट इज एमआरएनए। एमआरएनए में आपने पढ़ा होगा एक रीजन होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन, ठीक है। इंट्रॉन हमारा नॉन कोडिंग रीजन होता है, ठीक है, जिसका स्प्लाइसिंग के टाइम पे एलिमिनेशन हो जाता है। एक्सोन हमारा कोडिंग रीजन है, इसमें मेनली इंफॉर्मेशन है जो आगे फंक्शनल प्रोटीन बनने वाला है उसके लिए। जो एमआरएनए होता है मेच्योर एमआरएनए यानी कि मैसेंजर एमआरएनए, इसके अंदर मेनली एक्सोन होता है, इसमें इंट्रॉन एब्सेंट होता है। तो जब एमआरएनए को टेम्पलेट यूज करके डीएनए बनाया जा रहा है तो इस डीएनए के अंदर इंट्रॉन एब्सेंट हो गया, यानी कि वो सीक्वेंस जो इंट्रॉन के लिए कोड कर रही थी वो एब्सेंट है। तो इसीलिए हम इसको नॉर्मल डीएनए ना कह के इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री किसका कॉम्प्लीमेंट्री, एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसकी वही सीक्वेंस होगी जो हमारी एमआरएनए की सीक्वेंस होनी थी। जैसे नॉर्मल डीएनए ना कह के हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहेंगे, ठीक है, क्लियर। आई होप ये एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डेवलप्ड बाय। स्टैटिक क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने डेवलप किया था, क्या ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने, पॉल बर्ग ने, हर्बर्ट एंड कोहेन, अर्नस्ट मेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम आता है पोल बर्ग जिसने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है।
ये बनाया था, इसने 2 ऑर्गेनिज्म यूज किए थे, C40 वायरस यूज किया था और इसके अलावा उसने यूज किया था, पहला ऑर्गेनिज्म हमारा C40 वायरस और दूसरा था बैक्टीरियोफाज, और इससे उन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। क्लियर? तो यहां से हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे हम पीसीआर भी कहते हैं, इस टेक्नोलॉजी का डिस्कवरी किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का डिस्कवरी किया था कैरी मुलिस ने इन 1983। ठीक है, 1983 में इसकी डिस्कवरी हुई है। और इस रिएक्शन के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन में बहुत सारे इसके हमें बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे इसके एडवांटेज होते हैं। इससे हम लोग किसी डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें एम्प्लीफिकेशन होता है डिजायर्ड जीन का, डिजायर्ड डीएनए का। तो इसमें 3 स्टेप होता है, ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, 3 स्टेप प्रोसेस। ये 3 स्टेप की प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, वो होता है डीनेचुरेशन। ठीक है, और मेनली ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब कि इसके जितने भी स्टेप होते हैं वो टेम्परेचर का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डीनेचुरेशन जो से फर्स्ट स्टेप है, इसके लिए हम एक बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं 95 डिग्री सेल्सियस का। सेकेंड इसमें जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग के अंदर प्राइमर की बाइंडिंग होती है और इसमें 2 तरीके के प्राइमर यूज होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और हमारा रिवर्स प्राइमर। तो इसमें प्राइमर की बाइंडिंग होगी और बाइंडिंग अगर हमें करवाना है तो टेम्परेचर हमें थोड़ा सा लो करना पड़ता है और टेम्परेचर होता है 54 से 56 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट। ठीक है, थर्ड जो हमारा स्टेप होता है उसमें हम कहते हैं डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एम्प्लीफिकेशन, कि अब इसमें एम्प्लीफाई करना है जो भी हमने डिजायर्ड जीन, जो भी हमने डीएनए यूज करा है, जो सेगमेंट हम यूज कर रहे हैं जिसका हमें एम्प्लीफिकेशन कराना है, वो लास्ट स्टेप में होगा। ये इसी के अंदर एक्सटेंशन होता है और इसके लिए टेम्परेचर रहता है 72 डिग्री सेल्सियस। तो सारा टेम्परेचर का खेल है। डीनेचुरेशन के लिए 95 डिग्री सेल्सियस को 1 मिनट तक मेंटेन करके रखा जाता है। एम्प्लीफिकेशन के लिए अप्रोक्सीमेट हम 2 मिनट के लिए मेंटेन करके रखते हैं और इस साइकिल को अप्रोक्सीमेट 30 साइकिल्स तक रन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि रिपीट में चलेगा, पहले डीनेचुरेशन और फिर एनिलिंग हुआ, फिर एम्प्लीफिकेशन और वापस से डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर एम्प्लीफिकेशन, और इसे अप टू 30 साइकिल तक हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं। इससे हमें लास्ट में एक डीएनए सेगमेंट मिलेगा जो बहुत ज्यादा एम्प्लीफाई हो चुका होगा। क्वेश्चन ये आता है कि 30 साइकिल तक ही एम्प्लीफाई क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बाद रेडुडेंसी आने लगती है, एरर आने लगते हैं, इसीलिए उसको यूज नहीं किया जाता फर्दर के लिए। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन का आंसर ए हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP is closely tied to the rapid development of a new area of biology called। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था? अप्रोक्सीमेट 10 इयर्स में कंप्लीट हुआ है। सबसे लास्ट में जो क्रोमोसोम हमारा सीक्वेंस हुआ है ये है क्रोमोसोम नंबर 1। क्यों? क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम कौन है? क्रोमोसोम नंबर 1 है। अच्छा, सबसे शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम कौन है? सबसे शॉर्टेस्ट अगर आए तो वाई क्रोमोसोम हमारा सबसे छोटा है। तो सबसे पहले सीक्वेंसिंग किसकी हुई थी? वाई क्रोमोसोम की। सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? क्रोमोसोम नंबर 1, इसकी सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में हुई है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जब हमने पूरे ह्यूमन की जो हैप्लॉइड जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग करी, तो इसके अंदर किस एरिया ऑफ बायोलॉजी का कहीं के भी डेवलपमेंट हुआ या कौन सा इसमें कंसिडरेशन में आया? तो क्या बायोटेक्नोलॉजी था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स था, बायोजियोग्राफी या बायोसाइंस? तो यहाँ से बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जन्म हुआ। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेनली हम सीक्वेंसिंग वगैरह, उसके लिए टूल्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज, एक सेकेंड, ओके, अगेन फ्रॉम पीसीआर से क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड यूज फॉर? किसके लिए हम इसे यूज करते हैं? For amplification of DNA, for forming billions of copies of itself? Yes, of course, हमने पहले कहा 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एम्प्लीफिकेशन, और उसमें हम डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए हमने क्या टेक्नोलॉजी देखी? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी।
हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन के लिए एक सेकेंड नो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन के लिए, हाँ तीनों हो जाएगा। इसमें ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर आ जाता है कि पीसीआर हम तीनों चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। फर्दर है व्हाट टेक्निक इज यूज फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट। बायोटेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर पाते हैं। जब हमें डिजायर्ड जीन सेगमेंट चाहिए आगे हमारे व्हीकल में वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट हमें निकालना भी होगा और उस डीएनए फ्रेगमेंट को निकालने के लिए एक फिनोमेना यूज होता है, एक प्रोसेस यूज होती है, एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को उनके साइज के बेस पे सेपरेट करते हैं और उसी से हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी में कलर के बेस पर उनका सेपरेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफरेंट थिंग, ट्रांसडक्शन इज डिफरेंट थिंग। ये बैक्टीरिया के अंदर ये फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन का पहली बार प्रूफ किसने दिया था? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूफ मिला था ट्रांसफॉर्मेशन का। Which of these is incorrectly match? इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है, आपको मैच करना है। जीन गन, बायोलिस्टिक गन, ओके, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, डीएनए लाइगेज, बायोलॉजिकल सीजर एंड बैक्टीरियोफाज वायरस। अब बताइए इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्टली मैच है। जब हम जीन गन की बात करते हैं तो ये बायोलिस्टिक गन की तरह काम करता है, बिल्कुल काम करता है। और बायोलिस्टिक गन एक तरीके से जब डीएनए को हमें ट्रांसफर करना होता है होस्ट के अंदर, उसके लिए यूज किया जाएगा और इसमें गोल्ड से ये प्लेटेड होती है। ठीक है, गोल्ड से ये प्लेटेड होती है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है, ना कि तोड़ता है। तो ये बायोलॉजिकल सीजर नहीं है, ये तो हमारा लाइगेशन कराता है, बॉन्ड को बनाता है। तो बायोलॉजिकल सीजर किसे कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को। किसको? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को हम लोग बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं। बैक्टीरियोफाज वायरस है, बिल्कुल। ऐसा बैक्टीरियोफाज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और एक्चुअल में इसी बैक्टीरियोफाज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लाज्मिड के अंदर उसके पास कुछ रेसिस्टेंट साइट प्रेजेंट होती हैं, कुछ हमारे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट या रिकॉग्निशन साइट वहां पर प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है the microparticle coated with DNA to be bombarded with gene gun for transformation are composed of what? किससे वो बनी हुई है? लास्ट क्वेश्चन में मैं इसका आंसर आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो इसमें हो जाता है गोल्ड और टंगस्टन, कि जो माइक्रो पार्टिकल कोटेड डीएनए होता है जिसको हम लोग जीन गन मेथड में यूज करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, वो गोल्ड से या फिर टंगस्टन से प्लेटेड होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर का फीचर कौन सा नहीं है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसमें मिलेगा, भैया चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसीलिए तो हम उसको वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं। सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वरना हम सिलेक्ट कैसे करेंगे कि हमारे डिजायर्ड डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भी है या नहीं। यूनिक सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट नहीं। हमें चाहिए कि हमारे पास जो वेक्टर है उसमें सिंगल रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों हमारे फीचर हो जाते हैं क्लोनिंग वेक्टर के। फोर्थ हमारा यहाँ से इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, वेक्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लोनिंग वेक्टर, दूसरा होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर हमें सिर्फ क्लोन करके देगा, जो डिजायर्ड जीन है उसका एम्प्लीफिकेशन होगा, उसका कॉपी बनेगा। लेकिन जो एक्सप्रेशन वेक्टर होता है उसमें इन द लास्ट हमें प्रोटीन बनेगा और उस प्रोटीन से हमें ये पता चलता है कि हमारे जीन का एक्सप्रेशन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हमें एक्सप्रेशन देखना है जीन का तो उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन वेक्टर यूज करते हैं। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोनिंग कराना है, हमें नहीं देखना कि जीन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम क्लोनिंग वेक्टर के लिए जाएंगे।
बट ऑफ कोर्स किसी भी चीज को मतलब किसी भी वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर की तरह सिलेक्ट करने के लिए उसके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर होने चाहिए, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करे। इन विच डीएनए सीक्वेंस डज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1, एक सेकेंड, यस, अब हम करते हैं इसको सॉल्व कि इको R1 की कौन सी रिकॉग्निशन साइट है, यानी कि कहां पर इको R1 हमारा क्लीव करेगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, मॉलिक्यूलर सीजर हम इन्हें कहते हैं। तो ये को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही क्लीव करते हैं और सीक्वेंस को हम लोग पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस भी कहते हैं। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जिसको आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करोगे तो सेम ही आपको उसमें मिलेगा, ठीक है, सीक्वेंस मिलेगी। तो इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन सी है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपको याद रखना है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि कौन सी इसमें से होगी। तो GATTC हमारा ये सीक्वेंस है जो इको R1 के लिए स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस की तरह काम करता है। तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का एग्जांपल भी हम यहीं से ले लेते हैं। देखिए सीक्वेंस क्या है हमारा, GAATTC, राइट। अब देखिए ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। तो अब हम इसको अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड में इसका सीक्वेंस लिखेंगे तो क्या होगा, C से यहाँ पर G आ गया, यहाँ पे हमारा AATTC। क्या आप इसको ऐसे अगर पढ़ोगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपको सीक्वेंस सेम लग रही है ना, तो यही हमारा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ठीक है। इवन अगर आप पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को ऐसे भी पढ़ते हैं GAA, तो देखिए इसका ऑपोजिट क्या है हमारा TTC, सेम आपको लग रहा है, तो ये हमारी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ ये सीक्वेंस दी होगी, पूछा जाएगा कि आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या होगी, तो आप उससे आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज्ड टू क्लियर ऑयल स्पिल्स। पहली चीज कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, नेचुरल हमें ये ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हमने बनाया है, इसको ऑयल स्पिल को हम लोग इसको क्लियर करने के लिए यूज कर रहे हैं, और इसी ऑर्गेनिज्म को सुपर बग भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सुपर बग। क्या है ये, एक तरीके का बैक्टीरिया है जिसे हम लोग वाटर से ऑयल स्पिल को हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। और क्या ये इकोलाई है, क्या ये बैसिलस सबटालिस है, क्या ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन है, या शूडोमोनास पटीडा है, बताइए। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, शूडोमोनास पटीडा वो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग सुपर बग हम कहते हैं, और इसको ऑयल स्पिल को हटाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन आपको पता हो तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन हमारा TI प्लाज्मिड कैरी करता है, यानी ये प्लांट के अंदर ये जो TI प्लाज्मिड है ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ये ट्यूमर को इंड्यूस करता है। इसके पास ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को सिंथेसाइज करने वाला जीन सेगमेंट भी होता है। इसके पास ओपाइन सिंथेसिस, ओपाइन कैटाबोलिज्म के लिए भी जीन होता है, कैटाबोलिज्म इस ओपाइन कैटाबोलिज्म के लिए भी इसके पास जीन होता है, ठीक है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन को हम लोग यूज भी करते हैं जब हमें प्लांट सेल के अंदर किसी डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कराना होता है, बस हम उसमें से जो हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग सेगमेंट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस होते क्या है। एंजाइम्स दैट प्रोसेस प्री आरएनएस, क्या वो आरएनए की प्रोसेसिंग करा रहे हैं। एंजाइम दैट डिग्रेड डीएनए, एंजाइम दैट प्रोटेक्ट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, नन ऑफ दीस। ऑप्शन बताइए आपका कौन सा करेक्ट है। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम से समझने की कोशिश करिए। ये पहली बात तो यहाँ से जो एजिस लगा हुआ है इससे एक चीज क्लियर हो गई कि ये क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, ओके। अब आपको पता है ना जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, प्रोटीनियस नेचर होती है, ठीक है।
एंडोन्यूक्लियस, एंडो का मतलब है ये कट करेगा, कहां पर कट करेगा, न्यूक्लियेसिस है। न्यूक्लियेसिस का मतलब क्या होता है, ये ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को क्लीव करने वाला है। ठीक है, डीएनए को भी अगर हम ना कहें तो हम कहेंगे भैया ये न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करने वाला है। तो न्यूक्लियसिस है तो डीएनए को क्लीव कर रहा है। एंडोन्यूक्लियस यानी कि डीएनए को बीच से कट करेगा। अगर ये मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो उसको बीच से कट करने वाला है। ठीक है, ये इसके नाम से हमें पता चल रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्टेड साइट है और ये रेस्ट्रिक्ट करता है, तो इसके लिए इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। कुछ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर क्लीव करेगा, जैसे हमने पीछे ही कहा कि वो सीक्वेंस क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है जहां पर ये क्लीव करता है हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस। ठीक है, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी कुछ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। अब ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस दो तरीके के एंड बना सकती है, एक हमारा इनके क्लीवेज से ब्लंट एंड बन सकता है, दूसरा इनके क्लीवेज से स्टिकी एंड बन सकता है। ब्लंट एंड कब बनता है, जब दोनों डीएनए सेगमेंट को इक्वली क्लीव किया जा रहा है ना। स्टिकी एंड कब बनेगा, स्टिकी एंड बनता है, एक सेकेंड, स्टिकी एंड कब बनता है कि यहां से क्लीव कर दिया, यहां से क्लीव कर दिया, यानी कि लास्ट में हमें सेगमेंट क्या मिला, कुछ इस तरीके से हमें सेगमेंट मिले, दो सेगमेंट हमारे इस तरीके से मिल गए, तो ये स्टिकी एंड बने। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दो तरीके से कट करेंगे, या तो वो ब्लंट एंड का फॉर्मेशन कराएंगे या स्टिकी एंड का फॉर्मेशन कराएंगे। क्लीव किसको करते हैं, डीएनए को क्लीव करते हैं। एंडोन्यूक्लियस क्यों, क्योंकि ये बीच से कट करते हैं। एक दूसरे एंजाइम भी होते हैं जिनको हम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, वो एंड से क्लीव करते हैं। ठीक है, यहां से क्लीव करेंगे, एक एक न्यूक्लियोटाइड को हटाते हुए चले जाएंगे, उनको हम एक्सोन्यूक्लियस कह रहे हैं। ठीक है, मेनली जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या है भैया, ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के पास। हमने पहले कहा कि किसका फीचर है, बैक्टीरिया का फीचर है। बैक्टीरिया इसको अपने डिफेंस के लिए यूज करता है, अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। किससे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, वायरल इन्फेक्शन से। कौन सा वायरल इन्फेक्शन, हमने एक ऑर्गेनिज्म पीछे डिस्कस किया है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करता है। कहां पे प्रेजेंट है ये, बैक्टीरिया के अंदर भी उसके प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरियोफाज के डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको स्पेसिफिक साइट पर क्लीव कर देते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को आगे जाके हार्म ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन हो गया। ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था। आपको ये क्वेश्चन तो आई एम श्योर पता ही होगा, वो है हमारा हिंद सेकंड। ठीक है, हिंद सेकंड वो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसकी सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, हिंद सेकंड से हमें क्या पता चलता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से हमने इसको एक्सक्रीटा, मतलब इसको हमने निकाला है, इसको हमने डिस्कवर किया है, किससे, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा वायरस से, सॉरी बैक्टीरिया से। यस, हमारा फर्दर क्वेश्चन क्या हो जाता है, व्हाट एंजाइम जॉइन द एंड ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व किया है तो पीछे ही हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा एंजाइम है जो दो स्ट्रैंड को ज्वाइन करता है। क्या वो पॉलीमरेज है, सिंथेटेज है, हेलिकेज है या लाइकेज है। तो देखिए पॉलीमरेज एंजाइम तो पॉलीमेराइजेशन कराएगा, पॉलीमराइजेशन नाम से पता चल रहा है पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमराइजेशन कराएगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है मोनोमर्स यूनिट को जोड़ के एक पॉलीमर बनाना। ठीक है, पॉलीमर का फॉर्मेशन करना। तो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन अगर करना है तो वो पॉलीमरेज एंजाइम होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए की सिंथेसिस करवा रहा है। ठीक है, सिंथेटेज एंजाइम, हो सकता है अभी आपको थोड़ा शोर सुनाई दे रहा हो, आई होप आप लेक्चर पे फोकस करेंगे, शोर पे फोकस नहीं करेंगे। फिर हमारे पास है सिंथेटेज एंजाइम, सिंथेटेज एंजाइम सिंथेसिस करवा रहा है। हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करवाता है। ठीक है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करवाएगा, राइट, अनवाइंडिंग ऑफ
डीएनए। किस टाइम पे चाहिए होता है हमें ये? रेप्लिकेशन के टाइम पे। इसी की वजह से जो रेप्लिकेशन फॉर्क है उसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, हेलिकेज हमारा एक चीज यहाँ से और बता देते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हेलिकेज कौन सा है? डीएनए बी। ठीक है, डीएनए बी हमारा हेलिकेज एंजाइम है। अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कौन होगा हमारा हेलिकेज एंजाइम? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब लास्ट हमारे पास एंजाइम बचता है लाइगेज, और यही हमारा सही ऑप्शन है कि ये दो स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड के दो स्ट्रैंड को ज्वाइंट करने के लिए यूज होता है। ये एंजाइम हेलिकेज, लाइगेज, पॉलीमरेज, ये सारे के सारे हमें डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे इनकी जरूरत पड़ती है। What is the source of Taq polymerase enzyme? Taq polymerase enzyme का सोर्स क्या है? पीछे हमने एक प्रोसेस, एक टेक्नोलॉजी डिस्कस करी थी, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 3 स्टेप हमने बताए थे, लेकिन उसमें बहुत स्पेसिफिक एंजाइम्स भी यूज होते हैं एंड टैग पॉलीमरेज इज वन ऑफ देम। ठीक है, क्योंकि पीसीआर के अंदर हमें क्या कराना है? एम्प्लीफिकेशन कराना है। तो इस एम्प्लीफिकेशन के लिए ठीक है, पीसीआर के लिए हमें एम्प्लीफिकेशन कराना है, और एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। लेकिन कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? अगर जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं उसे हम यूज करेंगे पीसीआर के अंदर, तो भैया वो तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिविटी शो करते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करता है। लेकिन हमें हाई टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन कराना है, क्योंकि याद है ना हमने पहले स्टेप में 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, दूसरे स्टेप में 54 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड स्टेप में 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर हमारा हाई है, तो इसके लिए हमें ऐसा एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सके। इसके लिए हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। टैग पॉलीमरेज एक स्पेसिफिक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है, एक ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम जो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहा है। क्यों कर रहा है ये हाई टेम्परेचर पर काम? क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है वो खुद हाई टेम्परेचर पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म कौन हो जाता है? थर्मस एक्वेटिकस, थायोबैसिलस फेराडोक्सिन, सुडोमोनास पटिटा, बैसिलस थर्मस एक्वेटिकस हो जाएगा। थर्मस एक्वेटिकस ये हमारा थर्मोफाइल है। थर्मोफाइल जो बहुत हाई टेम्परेचर पर रहते हैं। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पर रहेगा, और एक तरीके से एक आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, एक आर्की बैक्टीरिया है, और आपको पता है आर्की बैक्टीरिया को हम लोग एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं। एक्सट्रीमोफाइल क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंट की एक्सट्रीम कंडीशन पर रहते हैं। जैसे कुछ हमारे पास हेलोफाइल्स होते हैं, कुछ हमारे पास थर्मोफाइल्स होते हैं, कुछ हमारे पास एसिडोफाइल्स होते हैं। ठीक है, एसिडोफाइल जो हाईली एसिडिक कंडीशन में रहेगा, थर्मोफाइल जो हाई टेम्परेचर में रहेगा, हेलोफाइल जो हाईली एल्कलाइन एनवायरनमेंट में रहेगा। कुछ थर्मो एसिडोफाइल्स भी होते हैं। ठीक है, इसलिए टैग पॉलीमरेज एंजाइम पीसीआर के टाइम पे यूज किया जाता है डीएनए के पॉलीमराइजेशन के लिए। लेकिन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर इफेक्टिवली काम कर सकता है। नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को वहां पर हम यूज नहीं कर सकते। When separated on an agarose gel, DNA fragment can be visualized after staining with। ये क्वेश्चन है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, है ना। तो हमने कहा कि एगरोस जेल के ऊपर जब हम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर रहे हैं तो हमें उसे विजुअलाइज करना है, क्योंकि हमें अपना डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट वहां से आइसोलेट करना है। तो उस आइसोलेशन के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन सा हमारा डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है, कहाँ पर है ना। तो उसके लिए विजुअलाइजेशन हम लोग करते हैं, और कैसे करते हैं? आफ्टर स्टेनिंग विद। किससे स्टेन करने के बाद ही हम विजुअलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली हमें नहीं पता चलेगा कि डीएनए फ्रेगमेंट हमारा कहाँ पर है। तो क्या हम उसके लिए एसिटोकैरामीन यूज करते हैं, एनिलीन ब्लू, इथिडियम ब्रोमाइड, या ब्रोमोफिनॉल ब्लू? बताइए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड को यूज किया जाता है। ये एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है। ठीक है,
जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है उसके बीच में ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इस वजह से हम जब इसको यूवी लाइट के अंदर विजुअलाइज करते हैं तो में आराम से ये विजिबल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इथीलियम ब्रोमाइड को यूज किया जाता है ड्यूरिंग दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे, उसके सेपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। व्हाट आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? ऐसा डीएनए जिसको रिकम्बाइन करके हमने बनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। नाम से तो कुछ ऐसा ही पता चल रहा है। तो क्या ये हाइब्रिड डीएनए होता है? क्या हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए सेगमेंट प्लस इंसर्टेड एलिमेंट, बड़ा खतरनाक वाला डेफिनेशन हो गया। हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए सेगमेंट, हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल विद ओराइज सीक्वेंस एंड यूनिक रिकॉग्निशन साइट। बताइए क्या इसमें से आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वैसे ये मैं आपको होमवर्क देना चाह रही थी, पर ठीक है कोई नहीं, हम इसे एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है, एक ऐसा हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए सेगमेंट भी होगा, प्लस में उसमें इंसर्टेड एलिमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, ये फीचर्स हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, कि उसके पास ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए सेगमेंट भी हो, प्लस में उसमें इंसर्टेड एलिमेंट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्या अभी हमारे पास कोई और क्वेश्चन बचता है? एक सेकंड, यस, हमारे क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाते हैं। सो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। आई होप इस प्रैक्टिस सेशन से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। मेक श्योर कि आप जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले आप अपने आंसर लिखें, उसके बाद क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देखें। जल्दी हम लोग लाइव सेशन भी लिया करेंगे जिसमें हम लोग लाइव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन प्लीज कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिस करते रहिए। एंड मैं ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल सेशन हर संडे को लाऊंगी। If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more useful videos.